हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जनरली पूछ लिया जाता है। और आर्टिकल आपके सामने है कार्नोट थ्योरम। अब कार्नोट कौन यहाँ पे आ गया, अभी तक हमने बात नहीं की है। तो कार्नोट साडी था, इसने थर्मोडायनामिक के बारे में बहुत अच्छी स्टडी की थी और इसने रिवर्सिबल हीट इंजन, एक आइडियल हीट इंजन के बारे में बात की थी जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है और जिसकी थ्योरी आप पढ़ सकते हो कार्नोट साइकिल के अंडर। कार्नोट साइकिल क्या होता है, जिसमें इसने रिवर्सिबल हीट इंजन, आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन के बारे में बात की थी और उसकी एफिशिएंसी निकाली थी। और ये बताया गया था कि इस रिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा किसी भी इंजन की एफिशिएंसी नहीं हो सकती, लेकिन वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर हम उसको पढ़ क्यों रहे? पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम उस एफिशिएंसी का इंजन तो नहीं बना सकते, आइडियल पॉसिबल नहीं है, बट हम उसकी जो एफिशिएंसी के कंपेरेबल या उसके आसपास पहुंचने की तो कोशिश कर सकते हैं। तो जब उसने रिवर्सिबल हीट इंजन को एक्सप्लेन किया था, आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन को, तो उसने यहाँ पे कार्नोट थ्योरम के बारे में बताया था जो हीट इंजन की एफिशिएंसी के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। इसलिए उस थ्योरम जब कार्नोट ने इसके बारे में बताया तो इसका नाम यहाँ पे है आपके पास कार्नोट थ्योरम। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेटमेंट देखिएगा, दो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। पहली स्टेटमेंट आपके पास मैंने सिंपल कहा, कार्नोट ने एक आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन के बारे में बताया और कहा कि कोई भी रिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा की एफिशिएंसी का इंजन बन ही नहीं सकता। तो एक रिवर्सिबल होगा, दूसरा कौन सा बनेगा? उल्टा इरिवर्सिबल बनेगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, हमने लिखा है पहली स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो आपके पास द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन इज ग्रेटर देन efficiency of the irreversible heat engine working between the same temperature limit, operating between the same temperature limit। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी। स्टेटमेंट में समझने की चीज़ यही है कि कई बार हम पढ़ लेते हैं, पेपर में अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें दिमाग में नहीं रख पाते कि ये क्या चीज़ थी। चीज़ वही है जो सामने नज़र आ रही है। तो बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, अभी इसके बारे में बताते हैं। दूसरी स्टेटमेंट आपके पास इसकी क्या है कि नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर मतलब सोर्स एंड सिंक, नो हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर कैन बी मोर एफिशिएंट देन रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, सेम टेम्परेचर लिमिट। तो सीधी सी बात है, ये स्टेटमेंट सेम टेम्परेचर लिमिट का मतलब है कि एक हमने सोर्स ले लिया है, एक सिंक ले लिया है। सोर्स का टेम्परेचर आपको नज़र आएगा यहाँ पे T1 है, सिंक का आपके पास T2 है। अब ये कहता है कि कितने भी हीट इंजन आपने लिए हैं वो इन दो के बीच में काम करने चाहिए। हमने यहाँ पे दो हीट इंजन ले लिया, एक I और एक R, इसी तरह 3, 4, 5। तो ये दोनों इंजन हम कह सकते हैं कि सेम टेम्परेचर लिमिट में काम करते हैं। इन दोनों के लिए सोर्स का टेम्परेचर सेम रहेगा, इन दोनों के लिए सिंक का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। उनके लिए सोर्स और सिंक कॉमन होना चाहिए दोनों के लिए। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आपको डायग्राम का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पे डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लिखने का काम कॉपी में आप बुक से कर सकते हो या जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप लिख सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बोल क्या रहा हूँ, वी हैव कंसिडर टू हीट इंजन I and R which are working between the same source and sink. T1 is the temperature of the source and T2 is the temperature of sink, and it is obvious T1 is always greater than T2। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, T1 is greater than T2। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, हमने इसके स्टेटमेंट ने इसमें बोला गया है कि जो एफिशिएंसी है वो रिवर्सिबल हीट इंजन की ज़्यादा होती है इरिवर्सिबल हीट इंजन से, अगर सेम
सोर्स और सिंक के बीच में अगर वो यूज हो रहे हैं तो हम इससे उल्टा लेके चलते हैं। हम बोल रहे हैं नहीं, एफिशिएंसी इरिवर्सिबल की ज़्यादा होती है। अगर वो गलत प्रूव होगा, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा, तो हमारी जो स्टेटमेंट थी ये अपने आप प्रूव हो जाएगी। तो देखिएगा, वी आर टेकिंग हेयर अजम्पशन द एफिशिएंसी ऑफ द इरिवर्सिबल हीट इंजन इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन। जिसने कार्नोट ने बताया तो कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन। तो हमारी अजम्पशन देखिएगा आप, एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन। अब देखिएगा आपके पास, मैंने इसको 2 स्टेप में कंप्लीट किया। स्टेप नंबर 1, वी हैव कंसीडर सोर्स टेम्परेचर T1 दैट इज हॉट रिजर्वायर and sink temperature T2 that is cold reservoir, and 2 engine I irreversible and R reversible working between these 2 temperature limit. Now irreversible heat engine absorb a amount of Q1, perform a work done W1 and remaining heat reject to the sink that is at temperature T2. Similarly, reversible heat engine connected to same source, so absorb same amount of heat, perform work W2 and reject a heat Q3 to the sink. अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा जी, दोनों सेम सोर्स से कनेक्ट हैं तो सेम हीट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, सेम हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल की एफिशिएंसी अलग अलग है, तो उनका वर्क डन और हीट रिजेक्ट टू द सिंक ये अलग अलग होगा। अगर वर्क डन दोनों का अलग अलग होगा तो ये क्वांटिटी तो अपने आप अलग हो जाएगी, क्योंकि सम ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस, सम ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। वी कैन से द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक। तो हमने यहाँ पे W2 इसलिए लिया और Q3 इसलिए लिया, हमने कहा कि इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से अलग है, तो वर्क डन और हीट रिजेक्ट टू सिंक भी अलग अलग होगा। यहाँ आपने समझा। अब इसी अजम्पशन को हम लिखेंगे, हम इस स्टेटमेंट को जो आपके सामने बॉक्स में इसको यूज कर रहे हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट वर्क डन, इनपुट हीट अब्जॉर्ब। देन फॉर दिस इंजन, इरिवर्सिबल हीट इंजन, W1 by Q1 is the efficiency which is greater than efficiency of this engine output or input. So we conclude from this वर्क डन W1 इज ग्रेटर देन W2। हमने ये देखा इन दो में से बड़ा कौन सा है, तो इस स्टेटमेंट को यूज करके हमने पाया W1 इज ग्रेटर देन W2। वर्क परफॉर्म बाय द इरिवर्सिबल हीट इंजन इज मच ग्रेटर देन द वर्क परफॉर्म बाय द रिवर्सिबल हीट इंजन। तो ये W1 माइनस W2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ये आपको क्लियर होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, एंड वी कैन से दैट अनदर नेम ऑफ दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूं दिस हीट डिवाइडेड इन दिस एंड दिस हीट डिवाइडेड इन W2 प्लस Q3। तो इसको यूज़ करते हुए मैंने ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है। यहाँ से मैंने कहा अगर ये दोनों इक्वेशन में आप देखोगे ये साइड बराबर है तो ये साइड अपने आप बराबर होगी, तो मैंने यहाँ पे बराबर रख दिया है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, W1 W2 को इधर लाया तो Q3 माइनस Q2। अब W1 माइनस W2 पॉजिटिव है और ये किसके बराबर है, Q3 माइनस Q2 इक्वल टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब बड़ा कौन सा होगा, Q3 या Q2? Q3 बड़ा होगा। तो हमने यही जानने की कोशिश की थी। हमने यहाँ पे दो चीज़ें देख ली, W1 W2 से बड़ा है, और जब हमने इसके बारे में पता चल गया था वहाँ से, तो हमें ये भी पता चल गया कि Q2 और Q3 में कौन सा बड़ा है। तो हमने इन दोनों की इक्वेशन इसको यूज़ करते हुए पाया Q3 बड़ा है Q2 से आपके पास। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपके पास क्लियर हुआ Q3 इज ग्रेटर देन Q2, W1 इज ग्रेटर देन W2। अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टेप नंबर 2 पे जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 पे आपने बोला था R इज रिवर्सिबल, तो मैं क्या करूँगा, इसको रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगा। I इरिवर्सिबल एज इट इज़ रहेगा आपके पास, वही स्टेप नंबर 2 में सोर्स सिंक, Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसने लिया, W1 वर्क परफॉर्म किया, Q2 सिंक को रिजेक्ट किया, यही काम यहाँ पे कर रहा था। बट व्हाट वी आर डूइंग हेयर, रिवर्सिबल हीट इंजन के अंदर ध्यान रखना आपको, अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रहा है तो वो हीट पंप का काम करेगा, रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा। अगर इधर नहीं देखोगे तो आप देखो, आपको क्या लग रहा है, ये सिंक से Q3 हीट ले रहा है, W2 इस पे वर्क हो रहा है, वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, और Q1 हीट किसको दे रहा है, ये
हायर टेम्परेचर को। तो ये किसका काम करेगा? आप कहोगे ये हीट पंप का काम करेगा। और हीट पंप मैं किसको बोल रहा हूँ? हीट इंजन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है तो उसको मैं हीट पंप बोल देता हूँ। तो रिवर्सिबल हीट इंजन इसलिए हमने बोला था। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, रिवर्सिबल हीट इंजन में ये आपके पास हीट इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा था, जब ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा तो आपके पास हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मैं बोल रहा हूँ, जब ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा, हीट पंप की तरह काम करेगा, रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा, तो हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन सेम रहेगा लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो उस पिक्चर के अंदर देखोगे तो W2 मैंने अंदर की साइड, ये वर्क डन बाय द सिस्टम था, वो वर्क डन ऑन द सिस्टम। Q3 सिंक में जा रही है, वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में Q1 आ रही थी सिंक से या सोर्स से, तो यहाँ पे सोर्स के अंदर ये जा रही है। इतना समझ में आया? नाउ व्हाट वी आर डूइंग दैट, रिवर्सिबल हीट इंजन और इरिवर्सिबल हीट इंजन, इनको मैं कंबाइन कर रहा हूँ। नाउ वी आर कपलिंग दीज टू हीट इंजन, दैट इज हीट पंप एंड इरिवर्सिबल हीट इंजन इन ए कपल। इनको मैंने कंबाइन कर दिया, एक सिंगल मशीन बना दी। और सिंगल मशीन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपके पास ये डॉटेड बनाया। ओके, बाकी चीज़ आपको नज़र आ रही है जो हमने बात की। अब मैं इस पिक्चर का एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूँ। इक्विवेलेंट का मतलब हमने कहा है ये वाली जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो डॉटेड के अंदर बॉक्स के अंदर मैंने दिखा रखा है, ये एक सिंगल इंजन बन गया अब आपके पास। और सिंगल इंजन को मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इसकी जो पिक्चर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इसका इक्विवेलेंट हीट इंजन वो बन गया आपके पास। इस पिक्चर का इक्विवेलेंट हीट इंजन आपके पास ये नज़र आ गया। तो अब देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे। देखिएगा जी, मैंने इक्विवेलेंट हीट इंजन बनाया। जब ये दोनों अलग अलग थे तो इनका वर्क डन था W1 और W2। W1 वर्क डन बाय द इरिवर्सिबल इंजन, बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। और दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, जिसका हमेशा नेगेटिव साइन होता है आपके पास। तो W1 पॉजिटिव साइन, W2 नेगेटिव साइन, नेट वर्क डन इक्विवेलेंट के अंदर नेट लिखेंगे तो वो W1 माइनस W2 हो जाएगा। अब बड़ा कौन सा था? W1। तो W1 माइनस W2 क्या है आपके पास? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रही है वर्क डन बाय दिस कंबाइंड सिस्टम, वर्क डन बाय द इक्विवेलेंट इंजन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए मैंने डायरेक्शन आपके पास आउटवर्ड दिखाई है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब फिर देखिएगा इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं हीट ट्रांसफर, what am I saying? Now we are checking the heat transfer between the temperature limit T1, T2 and equivalent heat engine. I mean, मैं कहना चाहता हूँ और इसके बीच में कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ, इस और इसके बीच में कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ। तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इस पिक्चर को देखिएगा। ये आपके पास इक्विवेलेंट हीट इंजन है, कंप्लीट इसको एक बॉक्स समझिएगा आपके पास। इससे हीट, इसके अंदर हीट एंटर कितना कर रही है? Q1। इससे हीट निकल के कितना जा रही है? Q2। नेट हीट कितना आएगा जाएगा इसके अंदर? 0, नो। तो आप कह सकते हो सोर्स के अंदर एंटर करने वाली Q1 ऐसे भी बोल सकते हो, उससे निकलने वाली Q2। तो नेट चेंज ऑफ हीट इसमें कितना है? 0। या मैं ये भी बोल सकता हूँ इस इक्विवेलेंट हीट इंजन से Q1 हीट निकलती है तो नेगेटिव साइन, एंटर करती है तो पॉजिटिव साइन। तो नेट हीट ट्रांसफर कितनी होगी इन दोनों के बीच में? 0। तो मैंने लिख दिया Q नेट ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन दिस इक्विवेलेंट हीट इंजन एंड टेम्परेचर सोर्स T1 इज 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। दिस सोर्स, दिस हॉट रिजर्वायर इज इनइफेक्टिव, इसका कोई रोल नहीं रहा। इसका मतलब ये आपके पास नज़र आ रहा है। ऊपर का भूल जाइएगा। अब नीचे के देखेंगे हम, तो पहले हमने क्या देखा? सोर्स के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है वो आपके पास Q1 माइनस Q1, तो 0। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट हीट इंजन और टेम्परेचर सोर्स T2 की बात करेंगे। अब देखिएगा जी, ये इक्विवेलेंट हीट इंजन है। इक्विवेलेंट हीट इंजन में एंटर करने वाली हीट ऑलवेज पॉजिटिव।
तो Q3 हीट इस इक्विवेलेंट हीट इंजन, इस इक्विवेलेंट हीट इंजन के अंदर जा रही है तो प्लस Q3, और बाहर कितनी जा रही है इससे, Q2, बाहर जाने वाली, सिस्टम से बाहर जाने वाली विद माइनस साइन। तो नेट हीट ट्रांसफर बिटवीन दिस एंड दिस इज Q3 with positive sign minus Q2. This is the net transfer of heat from this to this. Okay, and Q3 minus Q2. Q3 minus Q2 is positive. पॉजिटिव मीन्स सिस्टम के अंदर हीट जाना, तो हमने साइन को ऐसे दिखा दिया आपके पास। Q3 माइनस Q2 एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है कि उस इंजन के अंदर घुस रही है, सिस्टम के अंदर हीट जा रही है आपके पास। अब देखिएगा, अगर ये पिक्चर आपको समझ में आई है तो अब सारी की सारी कहानी हमारी यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाती है। क्या, एक तरह से इसका तो कोई रोल ही नहीं रहता। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट हीट इंजन सिर्फ किससे, एक रिजर्वायर पे काम कर रहा है। अगर इसको हम ऊपर वाले को भूल गए कि ये है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एक रिजर्वायर है, ये एक इंजन है। तो आपने देखा Q3 माइनस Q2 इस रिजर्वायर से ये हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, इस हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। और ये वर्क डन कितना था, W1 माइनस W2, और W1 माइनस W2 आपका कितना है, W1 माइनस W2 Q3 माइनस Q2, तो Q3 माइनस Q2। अब ऊपर को ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ यहाँ देखिएगा, ये एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T2 है, उससे ये इक्विवेलेंट हीट इंजन Q3 माइनस Q2 हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है और सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है। इज इट पॉसिबल? Is it possible? Is there any machine which can absorb a amount of heat energy and convert totally this amount of heat energy into work done? Not, this is not possible. This is the violation of the second law of thermodynamic. And which statement? Kelvin-Planck statement, violation of the second law of thermodynamic. तो हमें क्या समझ में आया, हमने कहा कि ये तो वोलेशन ऑफ द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि Q3 माइनस Q2 हीट को अब्जॉर्ब करे और वो सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर दे और ऊपर कोई हीट आपके पास जाए नहीं। ऊपर तो हट ही गया था, इसका तो रोल ही खत्म हो गया था। इसको अगर इसको भूल जाओगे तो आप इनको आपस में मिला दो, इसका मतलब ऊपर वाले सोर्स की तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमने क्या कहा, ये आपके पास केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वोलेशन है जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमने मान के चले थे ये तो रॉन्ग प्रूव हो गया। तो हमने क्या लिख दिया, इस पिक्चर से क्लियरली वोलेशन ऑफ द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, सो आवर अजम्पशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द इरिवर्सिबल हीट इंजन इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल हीट इंजन प्रूव्ड रॉन्ग। अगर ये रॉन्ग होगी तो राइट क्या होनी चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन शुड बी ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ द इरिवर्सिबल हीट इंजन, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द कार्नोट थ्योरम। अब आप 1 मिनट के अंदर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा आपको समझने की मेन पॉइंट आपको क्या समझना है, साइन का ध्यान रखना है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सेम सोर्स है, Q1 Q2 हीट आएगी, दोनों अलग अलग मशीन है, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल है तो वर्क डन भी अलग होगा, तो अलग अलग हीट आएंगी। इसी को यूज़ करते हुए जो अजम्पशन थी हमने उसका फॉर्मूला लिखा, यहाँ से निकल के आया W1 ग्रेटर देन W2, और हमने यहाँ से देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को यूज़ किया, Q1 किसके सम के बराबर होगी, W1 प्लस Q2, Q1 ये किसके बराबर होगी, W2 प्लस Q3, Q1 Q2 को कंपेयर करेंगे, निकल के आया Q3 इज ग्रेटर देन Q2। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस मशीन के अंदर फिर हमने क्या क्या, एक और रिवर्सिबल, ये आपके पास इरिवर्सिबल था, इसको हमने रिवर्सिबल बना दिया। रिवर्सिबल हीट इंजन में सिर्फ क्या होगा, जो आप रिवर्सिबल हीट इंजन यहाँ पे हीट पंप का काम करेगा। तो हमने कहा कि हीट ट्रांसफर और वर्क डन सेम वही रहेंगे, लेकिन केवल और केवल उनकी डायरेक्शन चेंज होंगी। तो ये हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया आपके पास। अब हमने कहा ये कंबाइंड सिस्टम बनेगा तो वर्क डन भी तो कंबाइन होगा, तो W1 प्लस W2 होना चाहिए, लेकिन साइन का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो हमने कहा W1 क्या है, W1 वर्क डन बाय द सिस्टम विद पॉजिटिव साइन, तो W1 वर्क डन ऑन द सिस्टम विद माइनस साइन, सो नेट वर्क डन W1 माइनस W2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू Q3 माइनस Q2,
एंड विद एरो आउटवर्ड। एरो आउटवर्ड का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम विद पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन वर्क डन बाय द इक्विवेलेंट हीट इंजन। ठीक है जी, तो ये साइन आया। फिर हमने देखा हीट ट्रांसफर बिटवीन इक्विवेलेंट हीट इंजन और सोर्स के बीच में, तो हमने देखा Q1 Q2 एंटर कर रही है, उतना ही निकल रही है, इसका मतलब चेंज जीरो। हीट ट्रांसफर बिटवीन दिस एंड दिस इज नो हीट ट्रांसफर, तो इट मीन्स सोर्स इज इनइफेक्टिव इन दिस पिक्चर। देन व्हाट इज दिस पिक्चर सेज, यू कैन सी दैट Q3 हीट एंटर इन दिस इक्विवेलेंट हीट इंजन, enter heat with positive sign, and Q3 comes out reject to the sink with negative sign. So net heat transfer Q3 minus Q2, Q3 minus Q2, और किधर है आपके पास Q3 minus Q3, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी क्योंकि Q3 ग्रेटर देन Q2 है, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो हीट इक्विवेलेंट के अंदर नजर आएगी, जाती हुई नजर आएगी, एंटर करती हुई नजर आएगी। फिर हमने क्या देखा, ऊपर वाला तो इंडिपेंडेंट होगा, इनइफेक्टिव होगा, तो हमने कहा एक हॉट एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T2 है, उससे इक्विवेलेंट हीट इंजन Q3 माइनस Q2 हीट को ऑब्जर्व कर रहा है और इतना वर्क परफॉर्म कर रहा है, जितनी हीट ले रहा है उतनी ही। एंड दिस इज द वायलेशन ऑफ द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। सो आवर assumption what we have taken, efficiency of irreversible heat engine is greater than reversible heat engine is wrong. Then what should be? Efficiency of the reversible heat engine should be greater than irreversible heat engine, and this is the proof of Carnot-Thaler। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये एमडीयू यूनिवर्सिटी में हर एक साल के बाद पूछ लिया जाता है, हर एक साल के बाद पूछ लिया जाता है, तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है, जो हमने कुछ चीज़ें बोली है, एक दो लाइन आपको अपनी तरफ से लिखनी है। वी हैव कंसिडर source and sink having temperature T1 and T2 respectively, and engine I and R where I is irreversible and R is reversible heat engine। बाकी काम आप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा नज़र आ रहा है वैसा आप कीजिएगा। अगर ये थ्योरम आपको समझ में आ गई तो ये यूनिट आपके लिए और भी इजी हो जाएगी। तो स्टूडेंट, अगर ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।